नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के आवर फैमिली टीचर्स फैमिली पे स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज की क्लास में पर्यावरण ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है आपका, और ये 6वां प्रैक्टिस है। आज का जो चैप्टर रहेगा वह आवास रहेगा दोस्तों। जी हाँ, आवास का चैप्टर रहेगा, और इसमें दोस्तों हम बात करने वाले हैं आवास में आज के कंसेप्ट में। ठीक है, कच्चे आवास की बात करेंगे, पक्के बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के हो गए आवास, असम के हो गए। ठीक है, सारे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है, एनसीईआरटी का जो आपका पैटर्न है, सिलेबस है, तो सारा यहाँ पे कंक्लूजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आवर फैमिली टीचर्स फैमिली पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यह आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है दोस्तों, शिक्षकों का परिवार है। और इसके पिछले प्रैक्टिस से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बाद प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक की बात करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती। नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। जो कच्चे घर होते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या नहीं होती। दीवारें कच्ची ईंटों की होती है। ठीक है, झोपड़ियों से अधिक मजबूत व स्थायी, या इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है, या इन पर चूने की पुताई की जाती है। तो दोस्तों, कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं हो सकती। कच्चे घर की मुख्य विशेषता कि इन्हें प्रतिदिन प्रतिदिन दोस्तों गोबर से लीपना पड़ता है, यह एक मुख्य विशेषता नहीं होगी, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर मुख्य विशेषता यहाँ पर आपकी यह नहीं होगी। प्रश्न है कि मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है, तो प्रतिदिन इसे गोबर से लीपना यह मुख्य विशेषता आपकी नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि सफेदी में उपस्थित किसकी मात्रा जो है कीड़े मकोड़ों का नाश करती है। सफेदी में किसकी मात्रा जो उपस्थित रहती है जो कीड़े मकोड़ों को नाश कर देती है। जब दिवाली का समय आता है, दिवाली होली के समय जब आता है, तो आप लोगों के घर में जब सफाई होती है, ठीक है, दिवाली होली में जब आपके घरों में सफाई होती है, साफ सफाई, उसमें देखते हैं जब पोताई होती है तो एक कलर होता है। ठीक है, वो आपका कलर बताना है कि जब भी पोताई होती, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं आपके आस के दीवालों में छिपे होते हैं कोने में, वो क्या होते हैं, नाश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं कीड़े मकोड़े, यानी कि ठीक है खत्म हो जाते हैं। तो किसकी सफेदी में चूने की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, कीटनाशकों की अनुपस्थिति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो सफेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों को नाश करती है, वह चूने की उपस्थिति दोस्तों। सी हाँ, चूने की उपस्थिति की बात करेंगे। और तीसरा प्रश्न है कि पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु की बात कर रहे हैं। क्या वह दोस्तों आपका असम है, गुजरात है, टुंडा प्रदेश है, या कन्याकुमारी है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका अपना कमेंट, आपका अपना फीडबैक शर्मान है। और उम्मीद है दोस्तों, आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अभी तक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो इस प्रश्न का फीडबैक आप लोगों से आ चुका है, मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूं दोस्तों, रीड कर पा रहा हूं कि पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु आपके टुंडा प्रदेशों में होती है। कहाँ पर दोस्तों, टुंडा प्रदेशों में। मैं बार बार कहता हूँ, ये जो आपका है दोस्तों 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक का लेवल यहाँ पे कंबाइंड रहता है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इसके पहले जान लेते हैं कि टुंड्रा प्रदेश के बारे में। दोस्तों, भौतिक भूगोल में टुंड्रा एक बायोम है जहां वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और बढ़ने की अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। टुंड्रा शब्द फिनिश जो आपके जो है भाषा से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऊंची भूमि, वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता होता है। टुंड्रा प्रदेशों के 3 प्रकार के होते हैं, ये भी जान लीजिए। आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा, अंटार्कटिक सॉरी। एक आर्कटिक, अंटार्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा, 3 प्रकार के टुंड्रा प्रदेश होते हैं। और टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति मुख्यतः बौनी झाड़ियाँ होती हैं, दलदली पौधे होते हैं, घास, काई और लाइकेन से मिलकर बनती है। कुछ टुंड्रा प्रदेशों में छितरे हुए वृक्ष उगते हैं, लेकिन किसी टुंड्रा प्रदेश और जंगल के बीच पारिस्थितिक सीमा वृक्ष रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं। सभी लोग कमेंट करें। इग्लू के जो फर्श होते हैं उसमें फर और खाल जो है क्यों बिछाए जाते हैं।
यह कालीन की भांति काम करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, घर को गर्म रखते हैं या सर्दी के एहसास आते हैं। तो सभी लोग जानते हैं हम इग्लू की बात कर रहे हैं। इग्लू के फर्श में दोस्तों जो खाल को क्यों बिछाए जाते हैं, ताकि जो दोस्तों वह घर को क्या कर रखे हैं, गर्म कर रखते हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे आपके स्क्रीन पर, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। पांचवा प्रश्न है, उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार बनाई जाती हैं? कैसे दोस्तों? उष्ण जलवायु की बात कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उष्ण जलवायु की बात कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट कर रहे हैं। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में घर की दीवारें मोटी होती हैं, पतली होती हैं, या एक ईंट की चौड़ाई वाली होती हैं, या ईंट का प्रयोग ही नहीं होता। सभी प्यारे मित्र जानते हैं उष्ण जलवायु की बात कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। उष्ण जलवायु की बात कर रहे हैं, वहाँ के क्षेत्रों की जो घर की दीवारें होती दोस्तों मोटी होती हैं। क्या होती हैं? मोटी होती हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर सभी का नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद करेंगे। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी को डाउन नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि एनर्जी है तो कायम है। जब एनर्जी कायम है तो सिलेक्शन बरकरार है, ये सभी लोग नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक दोस्तों आपका मौसम है, मकान है, महत्वाकांक्षा है, या उपरोक्त सभी होगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक पूछा जा रहा है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे, सम्मिलित कारक बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो वह दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मकान हो जाएगा। जी हाँ, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मकान हो जाएगा, अर्थात घर की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी जो है घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है। भूकंप रोधी, बहुत अधिक मजबूत, टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाले, या सीमेंट, ईंटों व लोहे के प्रयोग से बने। तो स्थायी घरों के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है दोस्तों? वह आपका है भूकंप रोधी। स्थायी घर में आपका ठीक है, बहुत अधिक मजबूत होते हैं, स्थायी घर बनाते हैं, टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाले होते हैं, सीमेंट, ईंट व लोहे के प्रयोग से स्थायी घर बने होते हैं। लेकिन भूकंप रोधी जो दिया गया है, यह यहाँ पर यह ऑप्शन जो है स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि तंबुओं के लगाए जाने के पीछे निहित कारक क्या है? जो तंबू लगाए जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, जो तंबू लगाए जाते हैं दोस्तों, इनके पीछे जो है निहित कारक क्या होता है? कि शिविरों का आयोजन करना, आश्रय प्रदान करना, या प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा करना, या उपरोक्त सभी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जय हिंद सभी मित्रों को, वंदे मातरम की बात करेंगे सभी प्यारे मित्र को। जी हाँ, तंबुओं लगाए जाने के पीछे जो निहित कारक होता है दोस्तों, वह आपका शिविरों का आयोजन भी होता है, आश्रय प्रदान करना भी होता है, और प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा भी होती है, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगी। जिन्होंने डी ऑप्शन किया है बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रामीण अधिवासों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण अधिवासों की बात कर रहे हैं। आप दोस्तों किसे शामिल नहीं करेंगे? गांव को, नगरीय गांव को, ग्रामीण सेवा को, या ग्रामीण विकास केंद्र को? तो ग्रामीण अधिवासों में दोस्तों कौन शामिल नहीं होगा? ये जी हाँ, आवास से संबंधित पूरा आपका चैप्टर क्लियर होगा, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो ग्रामीण अधिवासों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? आपका कमेंट आया कि ग्रामीण विकास केंद्र। जी हाँ, बहुत सही जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जो हमारा टारगेट है 30 ऑफ 30 लाने का, वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगरीय बस्तियां कौन सा कार्य नहीं करती हैं? नकारात्मक प्रश्न है। ऐसी बस्तियां जो नगरीय बस्तियां होती हैं और कार्य नहीं करती हैं। नगरीय बस्तियां औद्योगिक कार्य नहीं करती हैं,
नगरीय बस्तियां प्रशासनिक कार्य नहीं करती हैं, या नगरीय बस्तियां सुरक्षात्मक कार्य नहीं करती हैं, या नगरीय बस्तियां ग्रामीण सेवा केंद्र का कार्य नहीं करती हैं? कौन सा कार्य नहीं करेंगी? तो आपका कमेंट आता है कि जो नगरीय बस्तियां दोस्तों वह ग्रामीण सेवा केंद्र का कार्य नहीं करेंगी। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। नगरीय अधिवास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती? नकारात्मक, नेगेटिव प्रश्न है, आपके कंसेप्ट की बात करेंगे, आपके सिलेबस का प्रश्न है दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है कि नगरीय अधिवास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? श्रम विभाजन, पेशों का विशेषीकरण, सामाजिक समानता या सामाजिक असमानता की बात करेंगे। तो नगरीय अधिवास में दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? वो सभी लोग जानते हैं, सामाजिक समानता आपका नगरीय आवास अधिवास में आपका यह विशेषता नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, लिंक भी दे दिया जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको मिल जाएगा। लोगो जो हमारा लोगो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जायसवाल सर को, और वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप क्वेश्चन हो डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो भी सोल्यूशन यहाँ पे राय ले सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर यानी अपने आवर फैमिली टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर फॉलो करें दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय अधिवास प्रायः मिलते हैं? नगरीय गाँव, कस्बा, नगरीय नगर गाँव या महानगर की बात करेंगे। तो जो दोस्तों आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय अधिवास प्रायः मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो भाई आपके नगरीय गांव मिलते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सरों पर ही है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पाइपों द्वारा अवशिष्ट को विसर्जन की व्यवस्था होती है। हम बात कर रहे हैं पाइपों द्वारा अवशिष्ट को विसर्जन की व्यवस्था होती है। झोपड़ियों में, तंबू में, नदियों में या प्रसंस्करण केंद्र में होती है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। मैं आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपको समय भी दिया जा रहा है। जी हाँ, 10 सेकंड का वक्त है। पाइपों द्वारा अवशिष्ट को विसर्जन की व्यवस्था होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रसंस्करण केंद्र हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में जुलू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं। कहाँ की? साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, साउथ यानी दक्षिण। दक्षिण अफ्रीका में जुलू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं। पंखा प्रारूपी अधिवास बनाते हैं, अनाकार प्रारूपी अधिवास बनाते हैं, सीढ़ी नुमा प्रारूपी अधिवास बनाते हैं, या मधुमक्खी रूपी आपका जुलू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं। तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जुलू जाति के जो लोग होते हैं वह कैसे अधिवास बनाते हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। 4 में से एक ही सही होगा और जो आपको 1 नंबर दिलाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में जुलू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं किस प्रकार का दोस्तों? मधुमक्खी प्रारूपी का बनाते हैं। जी हाँ। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को क्या है दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? नीम की, कीकर की, नीम और कीकर की, इनमें से कोई नहीं। तो पहले बात तो ये जानते हैं कि दीमक से बचाना है, यानी लकड़ी का स्वाद कैसा होना चाहिए? लकड़ी का स्वाद दोस्तों कड़वा होना चाहिए। अगर लकड़ी स्वाद कड़वा है तो उसमें दीमक आपके नहीं लगेंगे। तो झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? तो आप नीम भी किया जाता है और कीकर भी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तीसरा ऑप्शन, जिसमें नीम और कीकर। नीम और कीकर जो ऐसे होते हैं जो दीमक से रक्षा करते हैं। इन 2 लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है, इसलिए झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रैन बसेरा है। हम बात कर रहे हैं रैन बसेरा रे, एक सॉन्ग भी बना है।
ठीक है, आप सॉन्ग भी जानते हैं, गीत भी बना हुआ है रैन बसेरा का, कि गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों पर जाना रैन बसेरा कहलाता है, ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाना रैन बसेरा कहलाता है, या आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां बनाना रैन बसेरा कहलाता है, या अनाथ लोगों के लिए उपलब्ध निवास करवाना रैन बसेरा कहलाता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स सभी लोग फीडबैक करें। एक अच्छा फीचर्स है दोस्तों जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक देख सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स का तहे दिल से यूट्यूब की, ठीक है, यूट्यूब को हम धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं कि कमेंट बॉक्स उन्होंने दिया, जिससे आप लोगों का कमेंट हम पढ़ पाएँ, रीड कर पाएँ दोस्तों, और आपसे कुछ सीख पाएँ। तो रैन बसेरा दोस्तों क्या होता है? रैन बसेरा उसलिए होता है आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां बनाना रैन बसेरा कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता क्या होती है? दोस्तों जी हाँ, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी विशेषता बात कर रहे हैं। इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनके खुर जो है मजबूत होते हैं, यानी पैर के जो होते हैं, पैर में सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है काला काला होता है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है, घर में जो भी गाय भैंस होगी उनकी देखें उसको खुर बोलते हैं। और या उपरोक्त सभी। तो जो दोस्तों पर्वतीय आवास, देखिए पर्वतीय आवास है यानी कि उसके, ठीक है, छोटे से चढ़ना उतरना होता है, तो बैलेंस बनाने के लिए क्या है, खुर जो है मजबूत होना चाहिए। तो बस सही बात है, जब जो भी पशु होंगे, ठीक है, आवास होंगे, जीव जंतु होंगे, उनके पैर मजबूत होंगे, क्योंकि पर्वतीय इलाके के हैं तो वहाँ पर ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ पे चढ़ना बार बार पड़ता है। तो क्या होता है, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी विशेषता होती है कि इनकी त्वचा कैसी होती है, इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल भी होते हैं क्योंकि ठंड वाला मौसम भी होता है, और इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उपरोक्त सभी विशेषताएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मानव ने अपने निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे बनाया था? अधिवास को, खेत को, चारागाह को, या आखेट क्षेत्र को बनाया है? तो हम आपकी बात कर रहे हैं, आप और हम सभी व्यक्ति दोस्तों मानव की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मानव ने अपने निवास एवं कार्य करने के लिए उद्देश्य से किसे बनाया था? तो हम और आप लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, ठीक है, निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से किसे बनाया है? तो सभी लोग जानते हैं अधिवास बनाया है। जी हाँ, किसे बनाया है? अधिवास को बनाया है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और अंतिम प्रश्न सभी को पता है मॉक क्वेश्चन रहता है। जी हाँ, अगला प्रश्न है, स्थायी अधिवास के निर्माण में आप जो है निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं करेंगे? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, नकारात्मक नेगेटिव प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। स्थायी अधिवास के निर्माण में आप निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं करेंगे? समतल भूमि की उपलब्धता को शामिल नहीं करेंगे, जल प्राप्ति की पूर्ण सुविधा को, सुरक्षा की भावना को, या निवास एवं कार्य करने की स्थान की उपलब्धता को शामिल नहीं करेंगे? तो स्थायी अधिवास के निर्माण में आप किस कारक को शामिल नहीं करेंगे दोस्तों? देखिए, समतल भूमि की उपलब्धता आप शामिल करेंगे, जल प्राप्ति की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए, सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, लेकिन निवास एवं कार्य करने की स्थान की उपलब्धता, यह आप दोस्तों स्थायी अधिवास के निर्माण में यह कारक जो शामिल नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सभी को पता है अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन होता है। तो आज का इस सेशन का मॉक क्वेश्चन है आपका कि बुशमैन जाति के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? पुंजित अधिवास, स्थायी अधिवास, अस्थायी अधिवास, या कृषि गृह? सभी लोग कमेंट करेंगे। हर एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड था। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक अच्छे तरीके से पढ़ी होगी तो यहाँ पे दोस्तों 70 से 80% तक क्वेश्चन के आंसर आपसे आते होंगे। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है,
सभी प्यारे मित्र यहाँ पे इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। हर एक क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट है और एक क्लास हम बेसिक से ले रहे हैं, बेसिक भी है। और इसका जो अगला पार्ट आएगा आपका आवाज़ से संबंधित, इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके समस्त टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन होगा कि आवाज़ से संबंधित कैसे आपके प्रश्न टीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसमें हम वो सारे क्वेश्चनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, सम्मिलित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे और अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में एक पेड़ अवश्य लगाएं जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और आपका आने वाला परिवार उम्दा हो, लाजवाब हो, वो भी सुरक्षित रहे और O2 से, ठीक है, ऑक्सीजन उसको भी मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। दोस्तों धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।